हेलो अगेन। मैं आपके लिए आज एक और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ जिसे आशीष चौधरी ने लिखा है। कुल्फी और कैपुचिनो। ये जो कहानियाँ होती हैं हमें अपने लाइफ का एक दूसरा पहलू देखने पर मजबूर भी करती हैं और हमें सिखाती भी हैं। ये लाइफ हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होती। कभी कभी एक यू टर्न आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। चलिए इस कहानी से हम वो लाइफ का एक और नया पहलू सीखने की कोशिश करते हैं। जनाब, कहानी कहने का एक सलीका होता है, अपना अपना तरीका होता है। जब ये कहानी मेरी है तो तरीके भी मेरे ही होंगे। तो इससे पहले कि आप अगले पन्ने से कहानी के पात्रों से मिलने लगें, खुद को कहानी की घटनाओं से जोड़ने लगें, मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। कहानी को आप सिर्फ कहानी मत समझिएगा, सच्चा किस्सा है। कह रहा हूँ क्योंकि कहानी सुनने की लत है। पर कहानी सुनाने से पहले कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। मसलन, मैं नहीं मानता कि वही लव कहानी महान है जिसमें प्रेम प्रेमिका का मिलन नहीं होता हो, किसी एक को मरना पड़े या उसके माँ बाप से लड़ना पड़े। प्रेम प्रेम होता है, जो करे सो जाने। हर इंसान की अपनी प्रेम कहानी उसके लिए सबसे महान है, जैसे कि मेरे लिए मेरी लव कहानियां में तर्क नहीं होते। जहाँ तर्क होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता। हालांकि मेरा यह दूसरा वाक्य स्वयं एक तर्क है, पर कहानी भी तो मेरी है। लव में मैंने आज तक किसी को भारी भरकम बातें करते नहीं देखा सुना। भाई कम से कम मैंने तो नहीं की। दो टूक बात कहता था। कोई बड़े कस्में वादे टाइप प्यार नहीं होता। प्यार से सिंपल तो कोई चीज नहीं। और साली कहानी में प्यार कॉम्प्लेक्स क्यों हो? दूसरे के प्यार को समझने के लिए खुद प्यार में होना जरूरी है, वरना सब बकवास नजर आता है। अंत में एक चीज है, लव में साहित्य का क्या काम? साहित्य तो लिखा जाता है, सुनाया नहीं। मैं तो कहानी सुना रहा हूं। ऐसे में किसी गूढ़ की लालसा रखना स्वयं को छलावे में रखने जैसा है। मैंने अपना मत क्लियर कर दिया है। कल को सुनने के बाद कहो कि पहले बताया नहीं। खैर, आगे बढ़िए। बता दूं, इस कहानी की सारी घटनाएं सन 2005 के आसपास की हैं। फेसबुक तब तक था नहीं, मोबाइल नया नया आया था। जिनके पास मोबाइल थे, नए नए ही थे। वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, मैं बस उसका एक किस्सा सुना रहा हूँ। उन 6 से 7 महीनों के बीच जो घटा, वो जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। कहानी शुरू होती है ग्रेजुएशन के रिजल्ट आने से ठीक 7 दिन बाद से। घर की रसोई से छनकर आ रही आवाजों से सुबह का अंदाजा हो गया था। अब तक मैं रजाई की सुरक्षा दीवार में अपने को सुरक्षित मानकर किसी ऐसे राजा की तरह आराम फरमा रहा था जिसने एक दिन पहले ही कोई जंग जीती हो। पर हर बार इस सुरक्षा दीवार में सेंध लगती रहती थी। सो इस बार भी मम्मी ने ढहाते हुए मुझे झकझोरा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मम्मी की तैयारी पूरी थी। वक्त का कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? मम्मी ने रजाई हटाते हुए कहा। मैंने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, अब ठंड जरूर लग रही थी। सो अपने आप को सिकोड़कर मैं 8 के अंक सा बन गया। जरा घड़ी की ओर देखो, 8 बजे हैं। यह मम्मी का दूसरा अस्त्र था। मैं समझ गया कि अभी 7:30 ही बजे होंगे। मम्मी रोज सुबह सही समय से आधा घंटा बढ़ाकर ही बताती थी। पता नहीं उन्हें सुबह सुबह झूठ बोलकर क्या हासिल होता था। मुझे बड़े लोगों का यही डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं। बचपन से कहते आए कि झूठ बोलना पाप है। बड़े होकर वो यह पाप हर रोज खुद ही करते हैं। शायद वे सोचते हैं कि चाहे जितने पाप कर लो, आखिर 380 रुपए में सारे पाप धुल जाते हैं। मेरे शहर उदयपुर से हरिद्वार का किराया 380 रुपये ही है। बस वहां जाओ, गंगा नहाओ, सिर्फ एक्सेल के विज्ञापन की तरह धोया भिगोया और हो गया। माँ जानती थी कि रजाई हटाने के बाद मैं सो नहीं पाता। सो वे बेफिक्र होकर चली गई। यह बड़े लोग कभी कभी इतने निर्दयी हो जाते हैं। मैं भी लुटी हुई सल्तनत के नवाब की तरह बिस्तर से उठा, घड़ी की ओर नजर डाली, मन ही मन कहा कि चलो अभी तो वक्त है। 10 बजे की बस से मुझे जयपुर जाना था। पिछले सप्ताह ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था। पापा चाहते थे कि मैं एमबीए करूं। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर शर्मा जी और वर्मा जी के लड़कों की तरह ऊंचे पैकेज पर किसी एमएनसी में काम करूं।
वो समझाते थे कि यह पैकेज का दौर है। हर दौर का अपना एक गुण होता है, जिसके आसपास उस दौर की मक्खियों का मंडराना होता है। पैकेज इस दौर का गुड़ है और तुम मक्खी। आखिर वो भी 10 जनों के बीच गर्व से कहना चाहते थे कि उनका बेटा कंपनी में ऊंचा ओहदेदार है। और जब कंपनी के खर्चे पर हवाई जहाज से आऊं तो मोहल्ले भर में टिकट दिखाकर बता सकें कि उनका बेटा हवाई जहाज से आया है। सो कुल मिलाकर मामला यह था कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया था, मुझे जयपुर जाकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। उनका फैसला आखिरी फैसला होता था। सो उनके प्रोग्राम के अनुसार आज मुझे जयपुर जाना था। तब ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे। सो जो कुछ थे वो 100% सिलेक्शन की गारंटी साथ में दिया करते थे। अखबार में उन दिनों ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट अपने विज्ञापनों के कारण चर्चा में था। यह तय हो चुका था कि मुझे वहाँ कोचिंग लेनी है। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ। सारा सामान मम्मी ने रात को ही पैक कर दिया था। इतनी जल्दी थी उन्हें अपने बेटे को शर्मा जी के बेटे की तरह बनाने की। खाने की मेज पर पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। पापा रोज डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाते थे और मैं अपने कमरे में। इतनी जल्दी मैंने कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन आज तो खाना ही था। सो मैं भी पापा के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सारी पैकिंग हो गई? पापा का यह आज का पहला सवाल था, जो अपेक्षाकृत आसान था, वरना पापा के सवाल कौन बनेगा करोड़पति के सवालों से नहीं होते। हाँ, मैंने बस इतना ही कहा। मैं थाली को गौर से देखे जा रहा था। थाली में रखी रोटी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। उस स्थिति का वर्णन कोई साहित्यकार करता तो कहता कि मैं रोटी को ऐसे घूर रहा था मानो उसे खा जाऊंगा। हालांकि यह गलत होता, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। आज कहाँ रुकोगे? पापा का अगला सवाल। मेरे पास ना तो कोई लाइफ लाइन थी और ना ही कोई ऑप्शन। मैंने रोटी से ध्यान हटाया। देखता हूं, अभी तय नहीं किया। और क्या कहता? सच में इस बारे में मैंने कुछ तय ही नहीं किया था। आज तो तुम सोमदेव जी के यहाँ रुक जाना। पापा ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बड़े लोग वो सवाल क्यों पूछते हैं जिनके जवाब इन्होंने पहले से ही तय कर रखे होते हैं। जी, मैंने बस इतना ही कहा। कल तक कोई रूम ढूंढ लेना। किसी अच्छे पढ़ने वाले लड़के को अपना रूममेट बना लेना। अकेले कमरा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। पापा की बातें मैं चुपचाप सुने जा रहा था। प्लेट में रोटी अब तक मेरे सामने पड़ी थी। तभी मम्मी ने एक और रोटी लाकर रख दी। वो यूं रोटी को देख क्या रहा है, इसे खा भी। मम्मी ने कहा। जाने वहां तेरा क्या होगा, सामने रखी रोटी तक तो खाई नहीं जाती, वहां कौन लाकर देगा। खाने पीने में कोई कोताही मत बरतना। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। मम्मी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। जाने इन लोगों को चिंता क्यों होती है। दूसरे शहर मैं जा रहा हूँ, टेंशन मुझे होना चाहिए, और यहाँ तो। मैंने तुम्हारी मम्मी को पैसे दे दिए हैं, उनसे ले लेना। पापा ने हाथ धोते हुए कहा। पापा खाना खा चुके थे। मैंने जैसे तैसे बेमन से 2 रोटियों को मुंह में ठूंसा। इससे पहले कि मम्मी तीसरी रोटी लाकर अपनी ममता का वास्ता देकर मुझे खाने को मजबूर करती, मैं टेबल से उठ गया। वॉश बेसिन तक पहुंचा। तब तक मम्मी रोटी लेकर आ चुकी थी। अरे यह क्या, 2 रोटी ही तो खाई है। मम्मी की बात पूरी होने तक मैं हाथ धो चुका था। मन ही मन अपनी योजना के सफल होने पर खुश हुआ। मम्मी कुर्ती हुई अंदर चली गई। पापा के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। वहां पहुंचते ही फोन कर देना, पापा ने कहा। जी। इस बार भी मेरे मुंह से इतना ही फूटा। सोमदेव जी का पता है तुम्हारे पास? पापा ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। पापा के सामने मेरे मुंह से हाँ ना के सिवा मुश्किल से ही कुछ निकलता था। तो फिर उनके पास कैसे जाओगे? पापा की आवाज में तलखी थी। वो तो मैंने पूछ लिया, वरना तुम तो ऐसे ही निकल लेते। अब यह लापरवाही छोड़ दो। इतना कहकर पापा अपने कमरे में गए और वहां से एक कागज पर पता लिखकर ले आए। यह लो। पापा ने कागज आगे बढ़ाया। मैंने वो कागज हाथ में पकड़ लिया। एक नजर उस पते पर डाली। पापा की हैंडराइटिंग तो सुभान अल्लाह। एक बार मैंने एक लेटर पर इसी तरह की हैंडराइटिंग में एड्रेस लिख दिया था। कैसे अक्षर लिखते हो, तुमसे तो तीसरी कक्षा का लड़का भी अच्छा लिखता होगा। तुम्हारा लिखा पढ़ेगा कौन? और जाने क्या क्या नहीं कहा था पापा ने। पर मुझ पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। अगर आज यही सब मैं पापा को कह देता तो। पर क्या करें, जिस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूरब से उगता है,
उसी तरह मेरे लिए पापा के लिए भी एक ऐसा ही सत्य है कि बड़े कभी गलत नहीं होते। मैंने पापा के पाँव छुए, मन लगाकर पढ़ना। पापा ने इतना कहा और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के सपने दिखाकर अपनी बजाज प्रिया पर सवार हो वे ऑफिस के लिए चल दिए। मैंने घड़ी की ओर देखा, 9 बज गए थे। मेरे जाने का भी वक्त हो रहा था। मैंने जाने से पहले एक बार अपना बैग चेक करना जरूरी समझा। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि मुझे मम्मी द्वारा दिए गए किए गए कार्य पर अविश्वास था। खैर, जैसे ही बैग खोला, ऊपर 5 नई जोड़ी अंडरवियर बनियान की रखी हुई थी और 2 पुरानी। 4 जोड़ी सॉक्स साइड में एक खाने में रखे हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इतने जोड़ी अंडरगारमेंट का करूँगा क्या? कहीं पापा मम्मी यह तो नहीं सोच रहे कि वहाँ जाकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पहनने वाला हूँ? या जयपुर में अंडरगारमेंट मिलते नहीं हैं, जो मैं साल भर का स्टॉक यहीं से ले जाऊँ? या फिर यह भी हो सकता है कि ये मुझे सुपरमैन बनाना चाहते हों, सो पैंट के ऊपर मैं हर रोज़ यही अंडरवियर पहनूँ। सचमुच माँ-बाप को समझना मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उनको कोई बात समझाना। मम्मी, मेरी काली जीन्स इसमें क्यों नहीं है? अपनी पसंदीदा जीन्स को बैग में ना पाकर मैं चिल्लाया, बेटा वो तो फट रही है जगह-जगह से। वो तो फैशन है मम्मी। मैंने मम्मी को समझाने के लिए हाथ से कहा। उसका तो मैंने पोंछा बना लिया। भला फटे हुए कपड़े पहनने का भी कोई फैशन होता है? मम्मी ने सफाई दी कि सफाई की खातिर मेरी पसंदीदा पैंट पोंछा बन चुकी थी। मैंने कहा था ना, माँ-बाप को समझाना मुश्किल होता है। वो कभी हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते और सुन भी ली तो समझना नहीं चाहते। मम्मी को जो ये रुपए पापा देकर गए थे, मम्मी ने लाकर मुझे दे दिए। मैं सारे रुपए जेब में डालने लगा तो मम्मी ने टोका, सारे जेब में मत रख, आधे इस बैग में रख दे। अगर चोरी हो जाए तो भी आधे तो रहेंगे ही। मैंने मम्मी की ओर देखा, जैसे कि लगभग घूरना ही कहते हैं। फिर जैसा मम्मी ने कहा वैसा ही किया। पर अभी मम्मी के सुरक्षा उपाय पूरे कहाँ हुए थे। बेटा, तू रुपयों को एक ही जेब में मत रख, आधे आगे वाली जेब में रख और आधे पीछे वाली में। अगर एक जेब कट भी जाए तो कम से कम दूसरी जेब में रखे रुपए तो बचेंगे। मुझे माँ के इन सुरक्षा उपायों पर हैरत हुई। माँ को अगर देश का रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो वे देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा सकती हैं, या फिर रॉ का चीफ बना दें तो आईएसआई को निस्त नाबूद कर दें। फिलहाल माँ का यह छुपा हुआ टैलेंट मेरे पैसों को सुरक्षित जयपुर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। अभी मैंने मम्मी के सुरक्षा उपायों का निर्वाह किया ही था कि मम्मी अंदर से कुछ और रुपए लेकर आई। बेटा यह ले और रख ले। मम्मी ने मेरी ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मुझे और नहीं चाहिए। मैंने कहा, रख ले, खाने पीने के काम आएंगे, ये अलग हैं, तेरे पापा को नहीं पता। कहते हुए मम्मी ने जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैंने कहा था ना कि माँ बाप को समझना सच में मुश्किल है। मेरे जाने का वक्त हो गया था। मम्मी की नम आंखों को देखकर मुझे अंदाजा हो गया। उस वक्त मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मम्मी ने फिर सिर पे हाथ फेरा, कुछ 100 हिदायतें और ढेर सारा प्यार, जैसे कि जाते ही फोन कर देना और खाने पीने का ख्याल रखना। मम्मी ने फिर गुड़ खिलाया। मम्मी के पांव छूकर मैं अपना बैग लिए चल दिया। मम्मी तब तक दरवाजे पर खड़ी रहीं जब तक कि मैं आंखों से ओझल ना हो गया। हालांकि मैंने गुड़ हालांकि मैंने मुड़कर देखा नहीं, पर मेरा विश्वास है ऐसा ही हुआ होगा। बस में बैठने की कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई थी। घर से दूर जा रहा था, पर याद नहीं आ रहा था। अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। ना पापा के सवाल, ना मम्मी के खाने के लिए बवाल। आजाद, एकदम आजाद। नींद में था या ऐसे ख्यालों में, कहना मुश्किल है। फिर भी मेरा तो मानना यही है कि एक बेफिक्र नींद मुझे घेरी हुई थी। बस में शायद किसी ने घर से लाया खाने का डब्बा खोल दिया था, सो खाने की गंध बस में तैरने लगी थी। तभी बस की ब्रेक लगने पर आँख खुली। पता नहीं कौन-सा शहर था। वैसे भी ये जानने में मेरी कोई ख़ास रुचि तो थी नहीं, सो वापस अपनी आँखें बंद कर लीं। अचानक नाक ने महसूस किया कि एक तेज परफ्यूम की गंध उसकी ओर आ रही थी, जिसने आने के साथ ही खाने की उस नापसंद गंध को बस से निकाला दे दिया था। जब वो गंध एकदम पास आई तो मेरी आँख खुली। एक्सक्यूज़ मी, यह उस गंध की आवाज़ थी। मेरा मतलब वो एक लड़की थी। शायद मेरे पास वाली सीट पर बैठना चाहती थी। मैंने अपनी टाँगों को सिकोड़कर उसे जाने का रास्ता दे दिया। वो खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आने-जाने के रास्ते में ही उसने अपना बड़ा-सा बैग रख दिया था,
यह बिल्कुल वैसा था जैसे बरसात के दिनों में पहाड़ी रास्तों पर कोई चट्टान फिसल कर गिर जाती है और पूरा रास्ता जाम हो जाता है। कंडक्टर ने आकर कहा कि इस बैग को ऊपर रख दो। इतना कहकर कंडक्टर चला गया। लड़की ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट थी। मैं तुरंत समझ गया और ऐसे मामले में तो समझने में देर करनी भी नहीं चाहिए। मैंने बैग को उठाकर ऊपर रख दिया। बैग भारी था। उसने मुझे 2 बार थैंक्स कहा। अगर बैग हल्का होता तो शायद एक बार ही कहती। मैंने मन ही मन सोचा कि काश बैग थोड़ा और भारी होता। तब रास्ते भर वो मुझे थैंक्स कहती जाती। इसी बहाने कम से कम उसके चेहरे की ओर तो देख ही सकता था। भाई, कोई भी जब आपको थैंक्स कह रहा हो तो उसकी आंखों में देखना ही सभ्य लोगों की निशानी है। खैर, उसके थैंक्स के जवाब में मैंने भी वेलकम कह दिया और साथ ही साथ हल्का सा मुस्कुरा भी दिया। हालांकि मेरे मुस्कुराने तक वो अपना चेहरा घुमा चुकी थी। हो सकता था उसने सभ्यता वाला वो लेसन ना पढ़ा हो, बट इट्स ओके। उसके नैन नक्श तीखे थे। चेहरे पर कुछ मुहासों के निशान थे, पर वो मुझे उसे सुंदर कहने से नहीं रोक पा रहे थे। बालों का रंग काला था या भूरा, मेरे लिए यह कहना मुश्किल था। पर जैसा भी था, उसके चेहरे पर खूब फब रहा था। मेरी रुचि बालों के रंग के बजाय उसके बारे में जानने की थी। पर वो खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी। काश कि मैं खिड़की की ओर बैठा होता और तब यदि वह खिड़की की ओर देखती तो कम से कम मुझसे ये गलतफहमी तो हो सकती थी कि वो मेरी ओर देख रही है। लोग गलतफहमी के सहारे तमाम उम्र गुजार देते हैं। मैं कम से कम यह सफर तो आराम से गुजार ही सकता था। खैर, उसके कपड़ों से गुजर कर आ रही हवा के साथ परफ्यूम की गंध मुझे पागल किए जा रही थी। मैं उससे बातचीत का कोई तरीका खोजने में लगा था। तभी वह कंडक्टर दोबारा आ गया। मेरा टिकट तो पहले ही वह चेक कर चुका था। अब बारी उस लड़की की थी। लड़की ने अपने बड़े से पर्स से छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से निकाला एक 100 का नोट। एक जयपुर। लड़की ने कंडक्टर को रुपए देते हुए कहा। वाओ! मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। थैंक गॉड कि मेरे सिवा उसे किसी और ने नहीं सुना। तो यह जयपुर तक मेरे साथ जाएगी। भगवान तू है। तुझ पर मेरा विश्वास आज और गहरा हो गया। अब एक नई समस्या उभरी। मुझे तो मालूम हो चुका था कि वो जयपुर तक जाएगी। मन उतावला हुआ जा रहा था कि उसे बताने को कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। पर कैसे? और उसमें नई बात क्या थी? इस बस में बहुत सी सवारियां होंगी जो जयपुर जा रही होंगी। यह सोचकर मेरे उत्साह के झाग कम हुए ही थे। मन में ख्याल आया कि सब सवारियां जो जयपुर जा रही हैं, वो उस लड़की के पास वाली सीट पर तो नहीं बैठी हैं और ना ही सबने उसका भारी भरकम बैग उठाया। और तो और सबका नाम अनुराग भी तो नहीं है। अनुराग मेहता। यह सोचते ही उत्साह के झाग से मेरे मन का टब भर गया और मुझे उस कंडक्टर में छुपा हुआ देवदूत नजर आने लगा। मैंने कंडक्टर से बोला, मेरे पास टिकट है, दिखाऊं? मेरा अनुमान था कि कंडक्टर बोलेगा कि मालूम है जयपुर जाओगे और मेरा काम हो जाएगा। आप जैसा सोचे वैसा हो जाए तो फिर आप खुदा। पर मैं तो था मामूली इंसान। मेरी बात सुनकर कंडक्टर ने हिकारत भरी नजरों से ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि मुझे और भी बहुत से काम हैं। मेरा देवदूत मेरे सपनों को तोड़कर आगे चल दिया। मेरा आइडिया फेल हो गया। पर आई नो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आई मीन माई लाइफ। सो मेरे दिमाग में आइडिया की नई फसल उग गई जो मेरी लाइफ को चेंज कर देना चाहती थी। मैंने कंडक्टर से ही पूछ लिया, भाई साहब यह जयपुर और कितनी दूर है? मतलब कितना टाइम लगेगा? पहली बार जा रहे हो? जब आ जाएगा तब बता देंगे, चिंता ना करो। उससे आगे नहीं ले जाएंगी। कंडक्टर का इतना कहना था कि आसपास बैठे 2 यात्री भी मुस्कुरा दिए। मैं झेप गया। कंडक्टर मुस्कुराते हुए चल दिया। उसकी मुस्कान कुटिल थी। यकीनन वो मेरी मंशा भाप गया था। पर कुछ भी हो, मैं अपने मकसद में कामयाब तो हो ही गया था। अगर उसने अपने कान खुले रखे हों तो वो समझ ही गई होगी कि मैं और वो दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। तो तक उसने पूछा क्यों नहीं कि आप भी जयपुर जा रहे हो? या फिर वो चाहे तो बातचीत शुरू करने के लिए मौसम का सहारा भी ले सकती है। मुझसे कह सकती है कि आज बहुत गर्मी है ना। अब तक वो चुपचाप सी खिड़की की ओर देखे जा रही थी। मैंने नजरें तिरछी ओर करते हुए उसकी ओर देखा।
मेरा ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में खास समझ तो थी नहीं, पर वैसा सूट मैंने किसी फ़िल्म में एक हीरोइन को पहने हुए देखा था, शायद रानी मुखर्जी। काश कि उस वक़्त वो भी मेरे कपड़ों के बारे में ऐसा ही सोच रही होती। हालाँकि उस वक़्त मुझे बस की उस खिड़की पर गुस्सा भी आ रहा था। अगर बस में एक भी खिड़की ना होती तो बोरियत से बचने के लिए उसे मुझसे बात करनी ही होती। पर मैं आसानी से हार नहीं मान सकता था। मैंने बातचीत का तरीका खोज ही निकाला। जयपुर आने ही वाला था। पापा के दिए एड्रेस के अनुसार सोमदेव अंकल का घर वैशाली नगर में था। आप जानती हैं जयपुर में वैशाली नगर कहाँ है? आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर उसने मेरी ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती एक आवाज आई, पुरानी चुंगी नाका पर उतर जाना, वहां से पास ही है। पास सी पास ही से निकल रहे कंडक्टर ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया था। एक बार फिर मेरी कोशिश विफल रही। वो देवदूत अब यमदूत जैसा लग रहा था। इतनी हिम्मत जुटाकर मैंने ये पूछा था। अब मेरे पास उससे बातचीत का कोई और बहाना भी नहीं था। सो मैं निराश होकर आंखें मूंद कर बैठ गया। इस पूरे घटनाक्रम पर उसकी प्रतिक्रिया देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आपको भी वैशाली नगर जाना है? ये आवाज सुन मैंने आंखें खोली। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उस लड़की ने मुझसे पूछा था। मुझसे? अनुराग मेहता से? पर यह सच था। हाँ, मैंने उसकी ओर देखकर नहीं कहा और अपनी भावनाओं को दबा गया। अपने चेहरे पर अपनी खुशी को नहीं आने दिया। मैंने ऐसे जवाब दिया मानो उसने यह पूछकर मुझे नींद से उठा दिया हो। और उसने पूछा कि क्या आप भी वैशाली नगर जा रहे हैं? इसका मतलब वो भी वैशाली नगर जा रही है और वो मुझे ये बात बताना चाह रही थी। मैं भी वहीं जा रही हूँ। एक बार फिर यह उस लड़की की आवाज़ थी। मेरा प्रेडिक्शन सही था। हालाँकि उसने मुझे पूरा समय दिया कि अभी-अभी जो उसने कहा वो मैं ही उससे पूछता, जिसके जवाब में वो भी हाँ कह देती। पर वक़्त निकलता देख उसने ही घोषणा कर दी, अब मेरी पारी थी। मैं पहली बार जा रहा हूँ, आप तो वहीं रहती होंगी? मैंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, वैशाली नगर में मेरा घर है। आप किनके पास जा रहे हैं? मेरे अंकल रहते हैं, पापा के दोस्त, उन्हीं के यहाँ। घूमने आए हो? टूरिस्ट? उसने अंदाज़ा लगाया। नहीं, पढ़ने। जयपुर में नया हूँ ना, 1-2 दिन उनके यहाँ रहूँगा और फिर किराए पर रूम लेकर रहूँगा। एक्चुअली मैं कैट की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। मुझे लगा कैट के बारे में बताना लड़की को इम्प्रेस करना होगा। ओके, उसने सिर्फ यही कहा। कैट ने अपना असर नहीं छोड़ा था। वैशाली नगर आएगा? बता दूँगी, मेरे साथ ही आप उतर जाइएगा। यह भी उसी की आवाज़ थी। जयपुर आने से पहले यह उसके आखिरी शब्द थे। इसके बाद हम दोनों फिर अपनी-अपनी दुनिया में चल दिए। मैंने आँखें मूंद ली और वो खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद जयपुर आ गया। दूसरे स्टेशन पर उसने कहा कि यहीं पर उतरना होगा। कंडक्टर भी बोल पड़ा कि यहीं पर उतर जाइए। मैंने अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। कंडक्टर ने उसका बैग नीचे उतरवाया। हम दोनों को वहां उतारकर बस चल दी। मैंने अपना बैग कंधे पर टांग लिया। उसका बैग अभी जमीन पर ही पड़ा था। मैंने अपनी जेब से पते वाला कागज निकाला। पहले तो सोचा कि उसे दे दूं, खुद ही पढ़ के बता देगी। पर अगर उसने पूछ लिया कि हैंडराइटिंग किसकी है, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि ये पापा की है। अगर बता दिया तो ये कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सो काफी सोचने विचारने के बाद मैंने खुद ही पढ़ने का फैसला किया। यह B47 किधर पड़ेगा? मुझे लगता है कि कभी कभी मैं बहुत सही डिसीजन लेता हूँ। आई मीन आई हैव स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई मुस्कुराने वाली बात कही थी। आपको क्या सचमुच B47 जाना है? आपको लगता है कि एक अनजान शहर में मैं वो पता पूछूंगा जो मुझे नहीं जाना हो? और पता पूछना मेरी हॉबी भी नहीं है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डार्क है। तभी ऐसी बात कह गया। अरे नहीं, मेरा मतलब है दरअसल मैं B47 48 में ही रहती हूँ। कहकर वो मुस्कुरा दी। वाओ! एक बार फिर मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। अगेन थैंक गॉड उसने नहीं सुना। सच? मैंने आश्चर्य को चेहरे पर लाते हुए पूछा। नहीं, मुझे हर अजनबी को जो पहली बार जयपुर आया हो उसे घर का पता बताना अच्छा लगता है, वो भी गलत पता।
इतना कहकर उसने मेरी आंखों में देखा, फिर हम दोनों हंस पड़े। मेरा नाम अनुराग है, अनुराग मेहता। हंसी खत्म होते ही मैंने अपना परिचय दिया, नेहा, सिर्फ नेहा कहते हुए नेहा ने मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सब होगा। मैंने पहली किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया था, सो हाथ मिलाने में हिचक हो रही थी। पर यह सुनहरा मौका तो मैं गवा देता तो इतिहास मुझ पर थू थू करता। मैंने भी अपना हाथ तुरंत उसकी ओर बढ़ा दिया। हम दोनों मुस्कुराए। क्या हमें रिक्शा करना होगा? मैंने सहज होते हुए पूछा। नहीं, बस पास ही में है, आप चाहें तो पैदल ही चल सकते हैं। मैं तो यही चाहता था। रिक्शा वाला तो कमबख्त जल्दी से पहुंचा देता। हम लोग पैदल चल दिए। उसका बैग भारी था, सो बैग का एक छोर मैंने पकड़ा और एक उसने। तो आप एमबीए करना चाहते हैं? नेहा ने पूछा। इसका मतलब मेरा ये कहना कि कैट की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ उसे याद रहा। हाँ, एमबीए। यह कहते हुए मेरी आवाज में खास उत्साह नहीं था। अपने बारे में तो मैं बहुत कुछ बता चुका। आप अपने बारे में बताइए। मैंने नेहा की जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा। मैं तो एनिमेशन का कोर्स कर रही हूँ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सच में बहुत मजा आता होगा ना? मैंने उसकी बातों में रुचि लेते हुए कहा। हाल ही में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो पढ़ी थी, थैंक्स डेल कार्नेगी। वैसे भी क्या पता लड़की को मेरी कौन सी बात पसंद आ जाए। हाँ, सो तो है। मैं बचपन में जब मोगली देखा करती थी तभी सोच लिया था कि एनिमेशन करना है। आपने भी तो बचपन में ही तय कर लिया होगा ना कि एमबीए करना है। हाँ, मैं जब कक्षा 4 में था तभी तय कर लिया था कि एमबीए ही करूंगा। और खत्म करने के साथ ही जोर से हंस दिया। सच्चाई तो मैं ही जानता था। अचानक मेरी आंखों के आगे पापा तैरने लगे। घर अंदाजे से ज्यादा पास में था, या बातों बातों में पता नहीं चला। जो भी हो, कुछ देर में हम B47 के सामने खड़े थे। ये रहा B47, नेहा बोली। मैंने एक नजर घर की ओर देखा और फिर नेहा की ओर। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, थैंक्स। इसके अलावा कुछ कहने को मुझे कुछ नहीं सूझा। किस बात के लिए? नेहा ने कहकर मेरे चेहरे से नजरें हटाई। मैं झेप गया। आपने एक अजनबी शहर में रास्ता बताया, इसलिए, मैंने कहा। नेहा एक बार फिर मुस्कुराई। पता नहीं इस बार मैंने मुस्कुराने जैसी कौन सी बात कह दी। ओके बाय, नेहा बोली। बाय, यह मेरी आवाज थी। नेहा चल दी। मैंने सोचा ऐसे तो मैंने फिर मिलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। कुछ तो सोच अनुराग। मैं तभी बोल पड़ा, नेहा। नेहा रुकी और पीछे मुड़कर दिखा। उसी वक्त मुझे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक की एक लाइन याद आई, जो मैं बिना वक्त गवाए बोल पड़ा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, होप टू सी यू अगेन। नेहा एक बार फिर मुस्कुराई और चल दी। मैंने भी सामान उठाया और चल दिया। सोमदेव अंकल घर पर ही थे। मुझे बताया गया कि वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। स्वागत सत्कार के बाद सोमदेव अंकल के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। और कैसे आए, वहां से कब बैठे, रास्ता कैसे मिला। पापा के सवालों की कमी मुझे महसूस नहीं हुई। उनके सवालों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो पापा के कितने गहरे दोस्त हैं। बात ही बात में उन्होंने बताया कि मेरे आने से पहले पापा का 2 बार फोन आ चुका है। आंटी ने 3 बार पूछा कि खाने में क्या पसंद है। हर बार मैंने यही कहा कि जो भी घर में बनता है। चौथी बार पूछने पर जब मैंने अपनी पसंद बतानी चाही, अंकल ने तुरंत मुझे काटते हुए कहा, अरे, अपनी पसंद का तो उदयपुर में रोज खाता ही होगा, आज हमारी पसंद का भी खाएगा। पता तो चले कि इसकी आंटी कितना अच्छा खाना बनाती है। वो तो कोमल नहीं है यहाँ, वरना वो तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाती। कोमल का नाम सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। कोमल से मिली मेरी मुलाकात आखिरी बार तब हुई थी जब मैं 8 साल का था। सोमदेव अंकल सपरिवार उदयपुर घूमने आए थे, हमारे यहाँ ही रुके थे। कोमल से तो इसकी बहुत बनती थी, आंटी बोली। मुझे समझ नहीं आया कि आंटी की इस बात पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं सिर्फ मुस्कुराया, जिसे काफी हद तक शर्माना भी कहा जा सकता है। आंटी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। याद है हम माउंट आबू घूमने गए थे और होटल के गार्डन में जब हम डिनर कर रहे थे तब कोमल ने कहा था कि मम्मी टॉयलेट जाना है, डर लग रहा है, मैं अनुराग को साथ ले जाऊं क्या? मैं यह सुनकर बुरी तरह झेप गया। अचानक मुझे मेरे पापा अच्छे लगने लगे। खैर, मैंने उन्हें नहीं बताया कि उनके ही पड़ोस में रहने वाली लड़की ने मुझे रास्ता बताया था। मुझे ऊपर के गेस्ट रूम में ठहराया गया।
अगले दिन सुबह जल्दी उठना था ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचकर अपने बैच का पता कर सकूं। सो रात का खाना खाकर जल्दी ही सो गया। सुबह 10 बजे मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा था। टोटल सक्सेस, यही नाम था उसका। मैंने पता किया, मेरा बैच सुबह 8 बजे से था। इसे शुरू हुए 5 दिन हो गए थे। अगर मैं इसे ज्वाइन नहीं करता तो मुझे 1 महीने का इंतजार करना होता, जब तक कि नया बैच शुरू नहीं हो जाता। सो मैंने इसे ही ज्वाइन करना ठीक समझा। बता दिया गया था कि फीस एक साथ ही जमा करनी है, तभी तो 100% सिलेक्शन गारंटी वाली स्कीम लागू होगी। मेरी तरह ही काफी लड़के बाहर से आए हुए थे। तब जयपुर के अलावा दूसरे शहरों में कैट की कोचिंग की सुविधा नहीं थी। फीस जमा करने के लिए मुझे लाइन में लगना था। लाइन लंबी थी। मैं लाइन में लगे सब लोगों को देखने लगा। लाइन में काफी लड़कियां भी थीं, जो फैशनेबल कपड़े पहने हुई थीं। कुछ को देखकर लगा कि वो यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए आई हुई हैं। पर कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें देखकर यही लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने ही आई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइन में मेरे पीछे एक लड़का गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। तुम कहाँ से हो? मैंने बात शुरू करने के लिहाज से पूछा। वो फिर भी गर्दन झुकाए खड़ा रहा। शायद इतने लोगों को देखकर नर्वस हो रहा होगा। इतने में मेरा भी नंबर आ गया। कहा जाता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसे निकलवाना। सो इस दुष्कर कार्य को आसान बनाने के लिए काउंटर पर एक सुंदर सी लड़की को बिठा रखा था। जिन लोगों को पहली ही नजर में प्यार करने की हॉबी होती है, उनके लिए वह उपयुक्त थी। सर्वोपयुक्त। खैर, मैंने अपना फॉर्म जमा करवाया और फीस दे दी। उसने फॉर्म अपने पास रखा और पैसे पास ही बैठे एक लड़के को पकड़ा दिए। लड़के ने चश्मा लगा रखा था और बालों को ठीक बीच में से ऐसे बांट रखा था, मानो देश भर के पटवारियों ने मिलकर किसी की खेत का बंटवारा किया हो। वो नोटों को ऐसे गिन रहा था जैसे कसाई किसी बकरी को काटता है। जब तक उसने नोट गिने मैं वहीं खड़ा रहा। सोचा लड़की मुस्कुराएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं फीस जमा करवा के इंस्टीट्यूट के बाहर चल दिया। अब मुझे एक रूम की तलाश थी जहां मुझे रुकना था। वैसे तो मैं चाह रहा था कि एक दिन और सोमदेव अंकल के यहाँ रुक जाऊं, शायद नेहा से मुलाकात हो जाए। पर वहां रहा तो पापा फोन कर करके परेशान कर देंगे। सो मैंने आज ही रूम लेने की ठानी। मैं इसी सोच में डूबा इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा था, तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, डू यू नीड अ रूम, रूममेट फ्री। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। देखने से तो ठीक ही जान पड़ता था। जीन्स और टी शर्ट पहने हुए वो खेत में खड़े बिजगा की तरह लगा। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आई नीड अ रूम। उसने सुनते हुए उस तख्ती को नीचे कर दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय, आई एम अ प्रतीक, अनुराग। मैंने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। गेट प्रिपरेशन राइट? प्रतीक ने अनुमान लगाया। हाँ, और तुम? सेम। कहाँ से? यह परिचय की प्रक्रिया का अलग पड़ाव था। जोधपुर, प्रतीक ने जवाब दिया। उदयपुर, मैंने बिना पूछे ही बता दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में बराबर बराबर जानते थे। बस हो गया परिचय। लड़कों को परिचय करने में क्या टाइम लगता है। फिर दोनों एक साथ ही एक समान लंबाई चौड़ाई के मुस्कुरा दिए, मानो मुस्कुराने से पहले हमारे समय लंबाई चौड़ाई सेट की गई हो। फिर प्रतीक मुझे कई गलियों से होते हुए एक बिल्डिंग के सामने ले गया। यही हमारा हॉस्टल है। पहले कभी ये होटल हुआ करता था, अब इसे हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है, पर नाम अभी भी वही है, डिवाइन प्लेस पैलेस। प्रतीक बोला। हम मेन गेट से एंटर कर अंदर के बरामदे में पहुंचे। वहां एक टीवी लगा हुआ था। उसी के पास एक फोन भी रखा हुआ था। टीवी के सामने एक सफेद बालों वाला आदमी बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। अंकल, प्रतीक ने सफेद बालों वाले आदमी से कहा। उस आदमी ने पलटकर देखा। वो अपने बालों से भी ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने सफेद बनियान और सफेद ढीला ढाला पायजामा पहन रखा था। यकीनन उसमें मुझ जैसे 3 अनुराग आसानी से समा सकते थे। अंकल, ये अनुराग है। प्रतीक ने मेरा परिचय कराया। उसने मेरी ओर देखा। मैंने नमस्ते किया। उसने जवाब में गर्दन हिला दी। यह मेरा रूममेट है, एमबीए की प्रिपरेशन के लिए आया है। प्रतीक बोला। कहाँ से हो? यह उस बूढ़े की आवाज थी। जी, उदयपुर। मैंने उसे पूरा सम्मान देते हुए कहा। फिर उसने पास ही पड़े टेबल पर रखा रजिस्टर हाथ में लिया और मेरे आगे बढ़ाते हुए बोला, इसमें
अपना नाम, पता और टेलीफ़ोन नंबर लिख दो। मैंने प्रतीक की ओर देखा। उसने अपनी पलकें झुकाईं, पर वो नाम पता क्यों लिखवा रहा था? शायद उसे डर था कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। मैंने उस रजिस्टर में अपना नाम, पता और टेलीफ़ोन नंबर भर दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि हैंडराइटिंग पापा से बेहतर हो। किराया तो बता दिया ना? बूढ़े ने पूछा। शायद सब बड़े लोगों को सवाल पूछने में मज़ा आता है, या फिर ये कोई बीमारी भी हो सकती है जो 40 की उम्र के बाद हर इंसान को चपेटे में ले लेती है। यह मैंने किसी से कहा नहीं, बस मन में आए विचार थे, जो मन में ही रह गए। वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मेरी असहजता भाँपकर प्रतीक ने जवाब दे दिया, हाँ बता दिया। प्रतीक बोला। प्रतीक ने मुझे किराया बताया था। महीने का पूरा किराया 2400 रुपये था, जो मुझे 1200 रुपये देने थे। उसकी ऊपरी मंजिल पर हम दोनों के रहने के लिए कमरे थे, जहाँ हमारे अलावा भी कई स्टूडेंट्स रहते थे। वहाँ जाने के लिए डिवाइन पैलेस पीछे की ओर से सीढ़ियाँ थीं। यानी हम अगर ना चाहें तो उस बूढ़े को चेहरा देखना ज़रूरी नहीं था। हमारे कमरे में 2 बेड लगे हुए थे और 2 स्टडी टेबल। कमरे में एक खिड़की थी जिस पर एक पुराना सा पर्दा टंगा था। दीवार में एक बड़ी अलमारी बनी हुई थी जिसमें प्रतीक ने अपना सामान रखा हुआ था। कुल मिलाकर एक ठीक-ठाक कमरा था। मेरा सामान सोमदेव अंकल के यहाँ रखा था, सो मैं वहाँ सामान लेने चल दिया। प्रतीक ने कहा, अगर सामान ज़्यादा हो तो वो भी साथ में चल सकता है, पर मैंने मना कर दिया। अभी तक प्रतीक से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ उतनी ही जितनी जान-पहचान के लिए ज़रूरी होती है। मैं सोमदेव अंकल के यहाँ पहुँचा। अंकल तो घर पर नहीं थे, सिर्फ आंटी ही थीं। मेरे हॉस्टल से वैशाली नगर काफ़ी दूर था। मुझे 2 सिटी बसें बदलनी पड़ी। आंटी को जब पता चला कि मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया है, काफ़ी नाराज़ हुईं। तुरंत अंकल को फ़ोन लगा दिया। अंकल से 10 मिनट की बात के बाद उन्हें राज़ी कर पाया। आंटी ने तो फिर भी कहा कि 1-2 दिन और रुक जाओ, पर मैं फ़ोन पर पापा के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं था। मन में आए फ़ोन के विचार से याद आया कि अब तक मैंने मम्मी-पापा को फ़ोन नहीं किया था, और ये ख़्याल मन में आना ही था कि माथे पर पसीना अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगा था। मन में घबराहट और डर के भाव एक साथ पनपने लगे। उन्होंने कितना ज़ोर देकर कहा था कि पहुँचते ही फ़ोन करना। सो यह तो तय था कि पापा से बात होते ही वो मुझे सर्वप्रथम लापरवाह की उपाधि से ज़रूर नवाज़ेंगे। पर अभी तो सिर्फ़ मम्मी ही घर पर होंगी। इस वक़्त फ़ोन करना फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आंटी से किसी काम का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर छोटा-सा मार्केट था, जैसा कि आम तौर पर कॉलोनी में होता है। मुझे एसटीडी की दुकान का पीला बोर्ड दूर से ही दिख गया। मैंने फ़ोन किया, और उस तरफ से पापा की आवाज़। मैं चकरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दिमाग पर ज़ोर डाला। ओह माय गॉड! मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? आज तो संडे है। पापा को तो घर पर ही होना था। अब जब फ़ोन लग ही गया है, तो उनसे बात तो होनी ही थी। मन का डर उछालकर ज़ुबान पर बैठ गया। बस इंतज़ार था पापा के भड़कने का। पर पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसकी आशंका के मारे मैं मर ही जा रहा था। उन्होंने बस हालचाल पूछा, थोड़ा मेरा और थोड़ा सोमदेव अंकल का। मुझे लगा शायद मम्मी ने मना कर दिया होगा कि बेटे को ज़्यादा कुछ कहना मत। भूल गया होगा फ़ोन करना। पहली बार ही तो बाहर गया है, वो भी अजनबी शहर में। शायद ऐसा ही हुआ होगा। मुझे मम्मी पर पूरा विश्वास था। सच में पापा मम्मी को समझना कितना मुश्किल है। पापा ने मुझसे हॉस्टल का एड्रेस माँगा, मैंने पापा को अपना एड्रेस दे दिया। पापा ने फिर हॉस्टल के फ़ोन नंबर माँगे। मैंने कह दिया कि वो तो भी मेरे पास नहीं है। सबसे पहले तुम्हें वहाँ का नंबर ही लेना चाहिए था। इतनी लापरवाही ठीक नहीं। और तुम्हारा रूममेट कौन है? कहाँ का है? उसके पापा क्या करते हैं? पापा प्रतीक के बारे में वो सारी जानकारी जुटा लेना चाहते थे, जो मेरे पास नहीं थी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जिसे तुम अपना रूममेट बना रही हो, उसकी फैमिली तक के बारे में नहीं पता। तुम कब सुधरोगे? मैंने फ़ोन रख दिया। मेरा मूड खराब हो गया। पापा को भी सोचना चाहिए, आखिर फ़ोन पर ऐसे बात की जाती है भला? शायद मम्मी ने उन्हें कुछ नहीं कहा होगा, और कहा भी होगा तो पापा भूल गए होंगे। मैंने कहा था ना, माँ-बाप को समझना सच में मुश्किल है। मैं उस मार्केट से निकल आया, पर अभी अंकल के यहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यकीनन पापा वहाँ फ़ोन ज़रूर करेंगे। सो मैं वहीं पास की ही दुकान पर एक थम्स अप लेकर खड़ा हो गया। तभी एक लड़की एक मोटी औरत के साथ वहाँ से गुज़री। मैंने ध्यान से देखा, वो नेहा ही थी। यकीनन उसके साथ उसकी माँ ही होगी। पर नेहा को देखकर नहीं लगा कि वो उसकी माँ होगी। खैर, नेहा ने पता नहीं मुझे देखा कि नहीं, और मैंने भी आवाज़ लगाना उचित नहीं समझा।
उसके बाद मैं वहाँ से सोमदेव अंकल के यहाँ गया, मेरा सारा सामान पैक था। बेटा तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, आंटी बोली। जी, मेरी बात हो गई थी। हाँ, बता रहे थे, पर शायद फ़ोन बीच में ही कट गया था। वो तुम्हारे हॉस्टल का नंबर माँग रहे थे। जी, अभी तो मेरे पास नहीं है, हॉस्टल से नंबर लेकर फ़ोन कर दूँगा। उसके बाद आंटी ने एक बार और आज वहीं रुकने के लिए कहा और मैंने एक बार फिर मना कर दिया। सारी औपचारिकताएं निभाई गईं। फिर मैंने वहां से सामान उठाया और अपने हॉस्टल की ओर चल दिया। जाते जाते आंटी ने कहा कि बेटे कभी कभी आते रहना, अगले हफ्ते कोमल भी आ जाएगी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिलाई और वहां से चल दिया। हाँ, जाते समय जरूर B48 की ओर एक नजर डाली थी। सुबह 10 बजे से हमारी क्लास थी। मैं और प्रतीक एक ही बैच में थे। पहली क्लास लॉजिकल रीजनिंग की थी। एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग की क्लास कुट्टी सर लेने वाले थे। फ्रेंच कट, पिचके हुए गाल। दूसरे से कोई भी उन्हें अब्राहम लिंकन कह सकता था। उन्हें देखकर ही लगता था कि उनको जमीन पर भेजने के लिए भगवान के पास कोई बड़ा सा तर्क रहा होगा। सारे टमाटर लाल हैं, तो क्या सारे टमाटर लाल हैं? सर का सवाल था। बहुत ही सिंपल सवाल। मैंने भी हाथ ऊपर किया, पर मुझसे नहीं पूछा। पता नहीं इन मास्टरों को कैसे पता चल जाता है कि मैंने हाथ खड़ा किया है, तो मुझे यकीनन सही जवाब पता ही होगा। और वो जिससे पूछते हैं, भले ही उसने हाथ खड़ा किया हो, पर वो गलत जवाब देता है। उन्होंने एक लड़के को पूछा, तो सबसे पीछे की बेंच पर बैठा था। जी नहीं, सारे लाल टमाटर नहीं है। उस लड़के ने जवाब दिया। जवाब तो सही था, पर ऐसे तो मेरा मास्टरों पर लगाया गया इल्जाम गलत साबित हो जाता। इसके पीछे का तर्क बताओ, सर ने कहा। सर, सारे लाल टमाटर कैसे हो सकते हैं? एक लाल तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, लड़के ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इतना कहते ही क्लास ठहाकों से गूंज गई। मेरी भी हंसी उस हंसी में शामिल थी। सर तमतमाए। अब आया ना मजा? मुझसे पूछने में तो नानी मर रही थी, मैंने मनी मन कहा। टमटमाई कुट्टी सर जाते जाते ढेर सारा असाइनमेंट दे गए। दो क्लास के बीच में आधे घंटे का गैप था। इस आधे घंटे में हम हर आने जाने वाली लड़की को गौर से देखते रहे, पर किसी ने हमारी ओर नहीं देखा। प्रतीक तो देखने में भी स्मार्ट था। अच्छा खासा कद, स्ट्रेट हेयर। ध्यान से देखने पर उसके मसल्स भी दिखाई देते थे। हालांकि दिखने में मैं भी कम नहीं था, पर ऐसा तो हर कोई अपने बारे में सोचता है। खुद के सिवा किसी ने यह बात मुझसे नहीं कही थी। उस दिन की सारी क्लास अटेंड करने के बाद हमारे पास बहुत सारा असाइनमेंट था, और अगर आज इसे पूरा नहीं करते तो कल इतना ही और मिलना था। आखिर हम कैट की तैयारी जो कर रहे थे, सो सारा दिन हमने असाइनमेंट करने में निकाला अजीब अजीब तरह के सवाल, जवाब भी उतने ही अजीब। हॉस्टल में हमारे पास वाले कमरों में अंकुर और इरशाद रहते थे। उनसे बात कमी होती थी, वो भी हॉस्टल में सिर्फ सोने के लिए ही आते थे। सामने वाले कमरे में भूपी रहता था। उसका असली नाम तो भूपेंद्र था, पर उसे सब भूपी कहते थे। आमने सामने कमरा होने की वजह से बातचीत होती रहती थी। वो अक्सर कोई सवाल पूछने आ ही जाता था। हम दो विद्वानों के साये में वो अपने आप को सुरक्षित में मानता था। कुछ ही दिनों में हम तीनों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें किसी बेहतर वाले की एंट्री बंद थी। प्रतीक ने एक दिन साफ तौर पर कहा, इस रीजनिंग की किताब पर हाथ रखकर कसम खाओ कि हमारे ग्रुप में किसी और की एंट्री कभी नहीं होगी। यदि कोई नया आदमी इसमें शामिल होना चाहे, तो भी उसे हम तीनों की परमिशन लेनी होगी। यह उसका भावुकतावश दिया गया बयान था, जिसे हम दोनों ने बहुत ही सीरियसली लिया। इस अलिखित घोषणा पत्र पर हमने अदृश्य सिग्नेचर कर दिए। जवानी के इस दौर में दोस्ती बहुत बड़ी चीज लगने लगती है। हम तीनों सुबह शाम साथ ही रहने लगे। एक साथ इंस्टीट्यूट जाते, एक साथ वहां की लड़कियों को घूरते। कोई लड़की हमारी दोस्ती में दीवार ना बन जाए, सो हमने कलर के हिसाब से लड़कियों को बांट लिया था। लाल रंग के कपड़े जो पहन के आए वो मेरी होगी। प्रतीक ने सर्वप्रथम अपनी चॉइस रख दी। लाल रंग मूपी को भी पसंद था, पर अपने अघोषित और अनिर्वाचित नेता की बात को वो कैसे काट सकता था? प्रतीक की स्मार्टनेस देख के हमने यह भी तय किया कि लड़कियों के मामले में जब भी विकल्प की बात आई, तो वह पहला विकल्प चुनने का अधिकार उसी का होगा। भूपी ने मैरून कलर पर मुहर लगाई और मैंने ब्लैक। अधिकतर लड़कियां ऐसी कलर के कपड़े पहनती थीं, और कोई जो इनसे हटकल कलर पहनती, उसे हम आपसी सूझबूझ से बांट लेते। सो हमारी अपनी सूझबूझ भरी
नीति की वजह से कभी हमारी दोस्ती में दरार नहीं आई। हमारी इस तरह की नीति से हमें लोग भोग विलासी या स्त्री विरोधी नहीं समझना चाहिए। यह बातें युवा होते कुछ नादान बच्चों की बकैदी का हिस्सा भर थीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेहा से अब तक मेरी दूसरी मुलाकात नहीं हुई थी। इतने दिन मैंने अपनी को पढ़ाई में ऐसे घोट दिया था कि मेरा अपना अस्तित्व रीजनिंग और मैथ्स के सिवा कुछ नहीं था। प्रतीक से मैंने कई बार उसके घर के बारे में जानना चाहा, पर वो किसी न किसी तरह से बात को टाल जाता। वो सच में स्मार्ट था। घर पर बात किए काफ़ी दिन हो गए थे। आज मैंने घर पर बात करने की ठानी। प्रतीक मेरे साथ ही था, भूपी अपने कमरे में बैठा था। किताब तो खोल रखी थी, पर पढ़ रहा था या नहीं यह कहना मुश्किल है। भूपी, चल बाहर चलते हैं, अनुराग को फ़ोन करना है। प्रतीक ने भूपी की किताब हटाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया कि जब फ़ोन मुझे करना है तो भूपी साथ चलकर क्या करेगा? प्रतीक को हमने लीडर बनाया था। बट आई हेट दिस लीडरगिरी। प्रतीक की बात भूपी नहीं टाल सकता था। वो एक वफादार सिपाही की तरह किताब को साइड में रखकर हमारे साथ हो लिया। चलने से पहले मैंने यह कंफर्म कर लिया, आज संडे तो नहीं है। मम्मी, फोन मम्मी ने उठाया। हेलो मम्मी, मैं अनुराग। बेटा, अब याद आई है मेरी? इतने दिन में फोन क्यों नहीं किया? पढ़ाई में बिजी था। जरूर प्रतीक ने सोचा होगा कि मैं घर वालों को झूठ बोल रहा हूँ, पर वो मेरी परेशानी क्या समझे। उसे भी तो मैंने कभी घर पर बात करते ना देखा ना सुना। भूपी समझदार सिपाही की भांति एकदम सीधा खड़ा था। मैं फोन पर नहीं होता तो हंस देता। इतना भी क्या बिजी कि मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं। यह मम्मी की आवाज थी। उनकी आवाज से लग रहा था कि यकीनन उनकी आंखों में आंसू थे। पैसे तो है ना तेरे पास, तू कंजूसी मत कर। तेरे पापा ने सोमदेव जी के पते पर पैसे पहुंचा दिए हैं, वहां जाकर ले लेना। हाँ, ले लूंगा। क्या मैंने इसलिए फोन किया था? पता नहीं। तू खाना टाइम पर तो खाता है ना? हाँ मम्मी। ज्यादा बाहर का चटपटा मत खाना। ठीक है। फिर मैंने अपने हॉस्टल का फोन नंबर दे दिया और फोन रख दिया। बात हो चुकी थी, पर इतनी जल्दी डिवाइन पैलेस जाने का मूड नहीं किया। एक मीटिंग हुई, वहीं पास की ही चाय की दुकान पर, सत्तू की दुकान, जो हमारा अड्डा बन गई थी। डिवाइन पैलेस के पास में होने की वजह से सब भविष्य के एमबीए वहीं चाय पीने आते थे। सत्तू एमबीए का जोड़ तोड़ अपने हिसाब से करता था। उसकी नज़र में हम एमबीए करने वाले थे, यानी कि मास्टर ऑफ बीए। उसने भी बीए किया था, और उसके अनुसार उसके पास सुविधाएं होती तो वो भी मास्टर ऑफ बीए करता। हम जानते थे कि वो एमए की बात कर रहा है। खैर, उस मीटिंग में हम सर्वसम्मति से यह तय नहीं कर पाए कि हमें कहाँ चलना चाहिए। जब ऐसा होता था तो हमने एक जगह तय कर रखी थी, डिवाइन पैलेस। आई हेट दिस प्लेस। आप अपनी जिंदगी में इससे बोर जगह नहीं ढूंढ सकते। शर्त लगा लो। क्लास के बाद मुझे सोमदेव अंकल के यहाँ जाना था। पापा के भेजे हुए रुपए लाने थे। मैं प्रतीक को साथ नहीं ले जाना चाहता था। अगर उसे कहता तो वो जरूर भूपी को ऑर्डर करता, और वो बेचारा अपने लीडर की बात को मना नहीं कर पाता। मुझे सचमुच कभी कभी उस पर तरस आता था। सोमदेव अंकल यानी वैशाली नगर, यानी B47। एंड वॉट अबाउट B48? सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर अब तक तो वो भूल गई होगी। उदयपुर में मैंने भी जाने कितनों को रास्ता बताया है, पर उनमें से एक की भी शक्ल याद नहीं। कभी कभी मैं आपको अपने आप को कहता था, अनुराग शुभ शुभ सोच, शुभ शुभ सोच अनुराग। अंकल के घर में घुसने से पहले एक नज़र B48 पर डाली। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता था। खाली दीवारों को देखकर जाने क्या मिलता था। पर मुझे वो कहानी याद थी जिसमें एक चींटी 10 बार दीवार से फिसली, पर 11वीं बार उसने चढ़ने में सफलता पा ही ली। मेरे तो 10 चांस अभी बाकी थे। बेटा बहुत दिनों बाद आए। आंटी के पाँव छूने के बाद जब सोफे पर बैठने लगा तब आंटी बोली, आंटी वक्त ही नहीं मिलता। एक औपचारिक सवाल का औपचारिक जवाब। अंकल तो ऑफिस में ही होंगे। मैंने अंकल को घर पर ना देखकर कहा। हाँ, वो तो शाम तक ही आएंगे, आंटी बोली। थैंक गॉड। अचानक एक बार फिर कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल पड़ा जिसका आंटी के कानों में ना पड़ना ही अच्छा था। और इन होठों का क्या, ये तो हिले थे जिसे आंटी ने देख लिया। क्या कुछ कहा तुमने? आंटी बोली। जी, वो पहले पता होता तो शाम को ही आता, अंकल से भी मिलना हो जाता। मैंने बात को संभालते हुए कहा, तो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। तुम्हारा अपना घर है।
आंटी ने जोर देते हुए कहा। अपना है तभी तो आता हूँ। आंटी फिर चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मैं दीवार पर टंगी कोमल की तस्वीरें देख रहा था। एक बात है, लड़कियों की फोटो देखने में वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कोमल की फोटो है। आंटी कब आई पता ही नहीं चला। एक एक करके आंटी ने हर फोटो के खींचे जाने के पीछे का इतिहास की जानकारी घटना और काल के साथ दी। चाय खत्म हुई तो मुझे याद आया, आंटी वो पापा ने, हाँ भाई साहब ने एक डीडी भेजा है, तुम्हारे अंकल के नाम पर है। एक काम करो, इसे तो अंकल के अकाउंट में जमा करा दो और यह चेक लो, इसे वहीं से कैश करा लेना। आंटी ने ड्राफ्ट और चेक दोनों एक साथ देते हुए कहा। मैं आंटी से बैंक का रास्ता पूछकर घर से निकला। हालांकि आंटी ने रास्ता बताने के बाद कहा था कि कोमल होती तो तुम्हें बैंक खुद ले जाती, और यह सुनकर मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया था। मुझे बैंक से नफरत थी। 5 मिनट का काम आधे घंटे में होता था। चेक दो, फिर इंतजार करो, अपना ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगो। अरे खुद के पैसे लेने जाते हैं, कोई उधार थोड़े ही ना मांगते हैं। आई रियली हेट बैंक्स। मैं चेक लेकर घर के बाहर निकल आया और फिर जाते जाते एक नज़र B48 पर। और अभी तो दूसरा ही चांस था। मैंने अपने 11वें चांस तक इंतजार करने को तैयार था। वहां से बैंक कोई ज्यादा दूर नहीं था, यही कोई आधा किलोमीटर। मैं जाते ही लाइन में लग गया। टाइम पास करने के लिए मैंने अपनी नजरें बैंक में दौड़ानी शुरू की। दीवारों पर बैंक के सेविंग प्लान्स लगे हुए थे, उनमें मेरी रुचि नहीं थी। तब तक मेरे आगे सिर्फ दो ही आदमी खड़े थे। पर जब तक मेरा नंबर आता काउंटर पर लंच ब्रेक का बोर्ड लग चुका था। आई रियली हेट बैंक्स। आधे घंटे का समय था और वो वक्त मुझे बैंक में ही गुजारना था। मैं वहीं एक बेंच पर बैठा इंतजार करते हुए अपनी नजरों को स्थिर नहीं होने दे रहा था। ओ, शी हैज नाइस फिगर, ये मेरी ही आवाज थी। बहुत हल्की, बहुत धीमी, मेरे मन की, जिसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। पास ही की बेंच पर बैठी एक लड़की को देखने के बाद यह मेरी प्रतिक्रिया थी। उसका मुंह मेरी ओर नहीं था, उसने जीन्स और कुर्ता पहन रखा था। तभी वो हल्की सी मुड़ी। ओ माय गॉड, ये तो नेहा है। यस, वो नेहा ही थे थी। मैं उछल पड़ा। मेरी किस्मत यकीनन उस चींटी से अच्छी थी। शायद नेहा भी लंच ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब उससे बात कैसे शुरू की जाए। हमेशा की तरह मैंने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, पर सारे घोड़े जल्दी थक के हार के वापस लौट आए। मैंने मनी मन भगवान से कहा, माई गॉड, आई नीड एन आइडिया। और अगले ही क्षण आइडिया मेरे दिमाग में था। काश कि मैं भगवान से IIM में एडमिशन ही मांग लेता। मैंने एक बात नोट की कि भगवान हमारी तभी सुनता है जब हम उससे बहुत ही मामूली चीज मांगते हैं। कोई बड़ी चीज मांग के देखो, भगवान अपने कान में रुई ठूंस लेता है। खैर, गॉड थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी, ये लंच ब्रेक कितने बजे तक खत्म होगा? मैंने नेहा से पूछा। यही कोई आधे घंटे में, नेहा ने मेरी ओर देखते हुए कहा और फिर अपना चेहरा फेर लिया। हर आइडिया अपनी लाइफ नहीं बदल सकता, कम से कम मेरी तो नहीं। आखिर उसकी भी क्या गलती? 2 महीने हो गए, मेरी पर्सनैलिटी भी तो ऐसी नहीं कि एक बार जो मिल ले मुझे भूले ही ना। खैर, मैंने वापस अपनी निगाहें बैंक की सेविंग स्कीम्स पर लगा दी। अनुराग, आप अनुराग ही है ना? यह नेहा की आवाज थी। मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो भी कहा वो शब्द वापस लेता हूँ। मैंने उसे ऐसे देखा मानो पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर ललाट पर सलवट डालते हुए नाटकीय अंदाज में मैंने पूछा और थोड़ा गौर से देखा, और फिर बोला, नेहा राइट? हाउ आर यू? नेहा ने पूछा। फाइन, एंड यू? एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसी चल रही है आपकी कैट की कोचिंग? नेहा ने कहा। हाय, नेहा को तो अब तक याद है। एब्सोल्युटली फाइन। मैंने उसके ही शब्द रिपीट कर दिए। मुझे ऐसे मौके पर नए शब्द कम ही सूझते हैं। पूछने की बारी मेरी थी। उसने बताया तो था कि वो क्या कर रही है, बस याद आ गया। और आप तो एनिमेशन मोगली सोगली। यस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुराने वाली बात क्या थी राम जाने। अभी तो लंच ब्रेक खत्म होने में आधा घंटा लगेगा। नेहा ने इतना कहा और फिर मेरे चेहरे पर निगाहें डाल दी। ऐसे मामलों को समझने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। क्यों ना तब तक एक एक कप कॉफी हो जाए, मैंने कहा। पर यह कहने की हिम्मत कैसे जुटाई, यह मैं ही जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पास में ही कहीं बरिस्ता नहीं है? नेहा शिकायत के लिहाजे में बोली। मैंने उसी वक्त
तय किया, अगर एमबीए के बाद मैं बरिस्टा में मैनेजर बन गया, तो सबसे पहले बरिस्टा की एक ब्रांच उसके मोहल्ले में ही खुलवाऊँगा। काश! वो मेरे मन की बात सुन लेती। पर पास वाले कोने पर एक कॉफ़ी शॉप है, हम वहाँ ट्राई कर सकते हैं। उसने हल्की-सी मुस्कुराहट के साथ एक नया ऑप्शन दिया और हम कॉफ़ी शॉप की ओर चल दिए। यू नो, एक्चुअली आई लव बैंक्स, स्पेशली लंच ब्रेक्स। नेहा के पास स्कूटी थी। उसने मुझे चलाने को कहा और मैं मना नहीं कर सका। वो मेरे पीछे बहुत ही कम्फर्ट होके बैठी थी, पर मेरे हाथ काँप रहे थे। पहली बार किसी लड़की को बिठाकर मैं स्कूटी चला रहा था। नेहा मुझे रास्ता बताते जा रही थी और मैं कहे अनुसार चले जा रहा था। मुझे स्पीड ब्रेकर दूर से ही दिखाई दे गया। मैंने रेस कम कर दी ताकि स्पीड ब्रेकर पर आकर मुझे अचानक ब्रेक न लगाना पड़े और मैं ऐसा करता तो नेहा मुझे कहीं गलत ना समझ ले। अगले 5 मिनट बाद हम कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, एकदम आमने-सामने। कैन यू बिलीव, एकदम आमने-सामने? आई वुड लाइक टू हैव कैपुचिनो, नेहा ने कहा। मुझे लगा कि हम कॉफ़ी पीने आए थे। खैर, जो उसे पसंद। वेटर ऑर्डर लेने के लिए खड़ा था। एंड यू? नेहा ने कहा। सेम, मैंने कहा। आई हैड नो ऑप्शन बिकॉज़ शी लाइक्स कैपुचिनो एंड वन डे शी विल लाइक मी। बस इतना भी ना सोचूं तो लड़कियों के साथ कॉफ़ी पीने का क्या मतलब? तो आज इधर का रुख कैसे किया जनाब ने? मेरी याद आ गई, कहकर वो फिर हंसने लगी। मैं झेप गया। पता नहीं लड़कियां बेमतलब की हंसी कैसे हंस लेती हैं। इतनी देर में वेटर आ गया और दोनों कप टेबल पर रख गया। हमने कप उठाए। जैसे ही कप को होठों से लगाया मुझे झटका लगा। अरे, यह तो कॉफी ही है। वेयर इज द कैपुचिनो? मैंने मनी मन कहा। नेहा ने चुस्की ली और कप टेबल पर रखा। मेरा मन हुआ कि वेटर को बुलाकर कहूं कि शायद किसी और का ऑर्डर हमें दे गया है, पर नेहा को इत्मीनान से पीते देख मैं चुप रहा। मैंने आपको उसके अगले दिन देखा था। कहाँ? आपके घर के पास वाले मार्केट में। आपके साथ कोई लेडी थी। अच्छा हुआ मैंने उस औरत को मोटी नहीं कहा। ओह, वो मेरी बुआ थी, इसलिए मैंने आपको आवाज नहीं दी। अच्छा किया। अगर बुआ मुझे आपसे बात करते हुए देख लेती तो? नेहा इतना कहकर चेहरे पर ऐसे भाव लाई मानो उसकी बुआ मायावती हो और मैं मुलायम सिंह। पर इस घटना से एक बात तो साफ हो गई थी कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया। मैं यहाँ अपनी बुआ के साथ ही रहती हूँ। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू मी। नेहा ने अपनी बात पूरी की। रियली? आई मीन वाई? क्या आप पर विश्वास नहीं उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं, बट शी इज़ स्ट्रिक्ट। और आपके मम्मी पापा, वो कहाँ रहते हैं? अजमेर। मैं एनिमेशन का कोर्स करना चाहती थी और मुझे जयपुर में एडमिशन मिल गया था। दरअसल जाना तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में था, पर पापा मुझे अहमदाबाद नहीं भेजना चाहते थे। सो मैं जयपुर आ गई बुआ के पास। नेहा ने अपनी पूरी कहानी मुझे सुना दी। हमारी कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी और शायद बैंक का लंच ब्रेक भी। आई हेट बैंक्स। क्या वो अपना लंच ब्रेक 1 घंटे का नहीं कर सकते? नेहा ने बिल पे करने के लिए पर्स निकाला और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मैं सोच ही नहीं पाया। यह हाथ पकड़ना वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, बस हल्के से, मतलब रोकने के लिए। पर उसने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं किया कि उसे बुरा लगा हो या जो मैंने किया वो शिष्टाचार के विरुद्ध हो। मैंने बिल पे कर दिया, 40 रुपए। मेरी जेब में 100 का पत्ता था। अगर बिल 100 से ऊपर चला जाता तो यकीनन यह मेरी नेहा के साथ आखिरी मुलाकात होती और मैं नेहा का हाथ नहीं पकड़ता। हम दोनों एक बार फिर स्कूटी पर थे। एक बार फिर वही स्पीड ब्रेकर। मेरे हाथ पहले की अपेक्षा कम ही काँप रहे थे। हालाँकि स्पीड ब्रेकर पर पहले से ही मैंने स्पीड धीमी कर ली। मुझे लगा शायद वो मेरी मनोस्थिति जान गई थी। बैंक का काम करने के बाद हम दोनों एक ही जगह जाना था, वैशाली नगर। तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है? नेहा ने पूछा। नेहा ने पहली बार मुझे आपके बजाय तू से शुरू होने वाले संबोधन का प्रयोग किया। 248754। मैंने डिवाइन पैलेस का नंबर दे दिया। कैसा लड़का हूँ मैं? लड़की नंबर पूछ रही है और मैंने अब तक नहीं पूछा। हिम्मत कर अनुराग। आपका नंबर? मैं अभी भी आप पर ही टिका हुआ था। नहीं, मेरे घर पर तुम फ़ोन नहीं कर सकते, यस आई नो, योर बुआ इज स्ट्रिक्ट। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। चलो फिर मिलते हैं, उसने पार्किंग की ओर आते हुए कहा। फिर हम वहां से चल दिए। वो स्कूटी
पर और मैं पैदल। अंकल के घर पहुँचकर आंटी को बता दिया कि बैंक का काम हो गया है। फिर कुछ देर और बातें हुई और फिर मेरे जाने का वक़्त। बेटा खाना खाते खा जाते, नहीं आंटी फिर रात को बस नहीं मिलेगी, फिर किसी दिन। और फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं डिवाइन पैलेस में था, नेहा के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। बताने लायक कुछ था ही नहीं, सिवाय उन 2 मुलाकातों के, जिसमें एक में कंडक्टर ने मुझे ज़लील किया और दूसरी जिसमें मैं कैपुचिनो का वेट कर रहा था। कल का असाइनमेंट अभी बाकी था, सो थके होने के बावजूद जाते ही मुझे जुटना पड़ा। आई रियली हेट लॉजिकल रीज़निंग। If Neha is my friend and I am a Pratik's friend, then how could Neha become Pratik's friend? This logical reasoning is totally illogical. Okay, see you in next part.